हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि हम सभी क्लास 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है संकुलन क्षमता, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो आइए समझते हैं कि संकुलन क्षमता अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। तो किसी भी एकक कोशिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है उसे उस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकक कोशिका में परमाणु कुछ इस प्रकार भरते हैं। तो उनके लिए जो भरने का क्रम होता है कुछ इस प्रकार होता है, चाहे वो कोई भी एकक कोशिका हो। तो जब एकक कोशिका में अवयवी कण भरे जाते हैं तो होता क्या है कि एकक कोशिका में संपूर्ण भाग नहीं भरता, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो खाली रह जाते हैं। भाई जब दो बॉल को हम एक साथ सटाते हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ बीच में स्थान रह जाएगा। तो जो भाग भर जाता है उसी को हम संकुलन क्षमता अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो आइए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो किसी एकक कोशिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है, मतलब भरता है, यानी कि जितने भी कण होते हैं वो एकक कोशिका में भरते हैं, तो उसे हम उस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कि जब अवयवी कण एकक कोशिका में भरते हैं तो एकक कोशिका का जो संपूर्ण भाग होता है वो पूरा नहीं भरता, कुछ भाग रिक्त रह जाता है। तो जितना भाग भर जाता है वही संकुलन क्षमता कहलाती है। आइए इसे हम फार्मूले के द्वारा समझते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है ये जानते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणे 100%। तो इसमें होता क्या है कि पहले हम अवयवी कणों का आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद एकक कोशिका का आयतन निकालेंगे और उसमें भाग देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तो हमारे पास तीन तरह की एकक कोशिका होती है। एक होता है सरल एकक कोशिका, दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। हम वन बाई वन सभी एकक कोशिकाओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनकी संकुलन क्षमता अर्थात इनमें कण रखने पर वो कितना स्थान घेरते हैं और कितना स्थान खाली रहता है, हम संकुलन क्षमता द्वारा ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता, यानी कि सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है। हम ज्ञात करेंगे कि कितना अवयवी कणों द्वारा स्थान घेरा जाता है और कितना स्थान खाली रह जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सरल घनी क्रिस्टल होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं केवल घन के कोनों पर ही स्थित होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एकक कोशिका के प्रकार में पढ़ा था कि जो सरल घनी क्रिस्टल होते हैं उनमें जो कण होते हैं अर्थात जो अवयवी कण होते हैं सिर्फ उनके कोनों पर स्थित होते हैं। तो उनमें 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर कण पाए जाते हैं। तो घन के किनारों अर्थात कोरों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भले इमेज में हम लोगों ने ऐसा नहीं बनाया, लेकिन जब मैंने आपको पूरा स्पेशली डिटेल में फिगर दिखाया था तो मैंने बताया था कण दूर दूर नहीं होते, सभी कण एक दूसरे से क्या होते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये हम लोग समझने के लिए ऐसा इमेज बनाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप राइट साइड में जैसा इमेज देख रहे हैं कुछ इस तरह के अवयवी कण आपस में चिपके होते हैं, यानी कि कोनों पर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे संपर्क में रहते अनुसार। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अवयवी कण है इनकी त्रिज्या आर, जैसे ये परमाणु है तो इस परमाणु की त्रिज्या आर है, उसी तरह उसके बगल में जो दूसरा परमाणु है इसकी त्रिज्या आर है। यदि इस घन की भुजा को हम ए मान लें तो हम देखेंगे कि जो ए है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, मतलब इन दोनों आर के बराबर है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इन दोनों आर को मिला दिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएंगे, ए के बराबर आ जाएंगे। अतः यदि घन के कोर अथवा भुजा की लंबाई देखें अर्थात ए को देखें तो वो प्रत्येक कण के जो त्रिज्या है मतलब आर और आर मतलब 2r के बराबर होता है। तो ये हमें रिलेशन इसके अनुसार मिला। तो अतः हम कह सकते हैं कि घन के कोर अथवा भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण के अर्धव्यास या त्रिज्या r में निम्नलिखित संबंध होता है। तो संबंध अभी मैंने बताया ऊपर कि a दोनों r के बराबर होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2r, यानी कि जो ये a है अर्थात कोर है या भुजा की लंबाई है इस r और इस r मतलब कि 2r के बराबर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें सरल एकक कोशिका के आयतन की तो हम सभी जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। तो इसलिए घनी एकक कोशिका का आयतन बराबर ए क्यू, और पीछे हम लोगों ने निकाला था ए बराबर क्या होता है 2r के बराबर होता है। तो यदि हम ए क्यू की जगह 2r रख दें
तो 2r रखने पर जब हम क्यूब करेंगे तो 2r का क्यूब क्या हो जाएगा, 8r क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि एकक कोष्टिका का जो आयतन होता है ए क्यू होता है, और फिर ए की जगह आर का वैल्यू रख दिया, और आर का वैल्यू रखकर हम लोगों ने एकक कोष्टिका का आयतन जो है आर के फॉर्म में निकाल लिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सरल घनी एकक कोष्टिका होते हैं उनमें केवल एक परमाणु होता है, मतलब कि 8 तो कोनों पर होते हैं, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ एक परमाणु का होता है। आइए मैं इसे समझा देता हूँ। तो मैंने बताया था कि कोनों पर 8 होते हैं, लेकिन उनका जो केवल 1/8 भाग ही घन के अंदर होता है, बाकी भाग बाहर होता है। तो मैंने बताया था कोनों पर 8 कण है, तो 8 कण है और इनका सिर्फ 1/8 भाग ही अंदर है। तो 1/8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल एक परमाणु आ जाएगा। अतः अध्यासित दिक् स्थान का आयतन। तो अध्यासित दिक् स्थान का मतलब होता है कि एक परमाणु द्वारा कितना आयतन घेरा गया है। तो एक परमाणु का मतलब कि एक गोले का आयतन, और एक गोले का आयतन के लिए एक फार्मूला क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन या फिर हम कह सकते हैं अध्यासित दिक् स्थान का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। तो आइए अब देखते हैं कि संकुलन क्षमता के लिए क्या इक्वेशन हमारा बनता है और कैसे संकुलन क्षमता ज्ञात होता है। तो मैंने बताया था कि संकुलन क्षमता बराबर होता है एक परमाणु का आयतन बटे जो घनी एकक कोष्टिका है उसका आयतन गुणे 100%। तो ऊपर जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, जो भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, उसको अब फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो एकक कोष्टिका का आयतन मैंने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। अब वही बात करें हम एकक कोष्टिका के आयतन की, तो एकक कोष्टिका के लिए आयतन के लिए हम लोगों ने निकाला था 8r क्यूब। तो वहाँ पर हम लोगों ने 8r क्यूब रख दिया, गुणे फिर हमने क्या किया, 100 कर दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो संकुलन क्षमता बराबर क्या आ जाएगा, एक परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं, इस आर क्यूब से ये आर क्यूब कट जाएगा और बच गया ये 4, इस 8 को काट देगा ऐसे, मतलब 4 है, ये 2 टाइम में इसको कट कर देगा। अब ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 6। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला बन जाएगा पाई/6 इंटू 100। तो पाई की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम लोग 22/7, नीचे 6 है ही है, उसका गुणा कर देंगे। अब हम 22 को और 6 को 2 से काटते हैं तो ये 11 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, और 11 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100। तो हमारा हो जाएगा 1100/21। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 52.38%। तो लगभग 52.38% आया, और यही सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता है। याद रखिएगा, ये सरल एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता का वैल्यू है। तो आइए मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे किसी सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अगर ये हमारा सरल एकक कोष्टिका है, अब इस एकक कोष्टिका में परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं, कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये कोनों पर परमाणु हो गया, ये कोनों पर परमाणु हो गया, ये नीचे कोनों पर परमाणु हो गया, और ये इस कोने पे परमाणु हो गया। तो जब इस तरह से परमाणु क्या हो, व्यवस्थित हो, आइए मैं आपको कलरफुल तरीके से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं परमाणुओं को रेड कलर से बना दे रहा हूँ, कोनों पर जितने भी परमाणु हैं। तो जब हम परमाणुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, अर्थात एक दूसरे को चिपका हुआ रखते हैं, तो यहाँ पर बीच में कुछ स्थान खाली रहता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं 4 परमाणु को ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम 4 परमाणु को बनाएंगे तो बीच में कुछ स्थान खाली रहेगा। तो यानी कि जो परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान है, अर्थात जो संकुलन क्षमता है, वो है 52.4%। और रिक्त स्थान की बात करें तो हम लोग 100 में से क्या करेंगे, 52.4% को घटा दें तो समथिंग हम लोग का आएगा 47.6%। तो 47.6% क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। तो आइए मैं फिर से पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि संकुलन क्षमता क्या होता है। तो मैंने बताया था संकुलन क्षमता क्या होता है, किसी एक एकक कोष्टिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा पूरित होता है, अर्थात भरा होता है। जैसे यहाँ पे कण है तो देख रहे हैं, जो कण भरे हुए हैं वो कितना स्थान घेरते हैं, उसी को हम बोलते हैं एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता के लिए मैंने फार्मूला बताया था, संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणे 100%। उसके बाद मैंने बताया था कि जो सरल एकक कोष्टिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो हम लोगों ने सरल एकक कोष्टिका का आयतन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जाना। तो कैसे निकाला जाता है, तो मैंने बताया था कि जो सरल एकक कोष्टिका में परमाणु होते हैं वो 8 कोनों पर पाए जाते हैं, और ये दूर दूर नहीं होते, भले हम लोग इमेज में ऐसे बनाते हैं, वो एकदम पास पास
एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जैसा कि मैंने राइट साइड आपको इमेज में बताया। तो हम लोगों ने ये जाना कि सभी कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और सभी कोरों की जो लंबाई होती है वो a होती है, और अगर परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो वो क्या होती है, r होती है। यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो दोनों का अगर देखें तो 2r हो जाएगा, जो कि a के बराबर होगा। तो घन के कोरों अथवा भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण के अर्धव्यास की त्रिज्या r। तो हम लोगों ने उसके बीच संबंध देखा तो a बराबर क्या आया था, 2r आया था। तो इस प्रकार हम लोगों को a और r अर्थात कोर अथवा भुजा की लंबाई और त्रिज्या a में संबंध ज्ञात हुआ था। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोगों ने उस घन का आयतन ज्ञात किया, और मैंने बताया था घन का आयतन, या एक तरह से हम कह सकते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन, क्योंकि एकक कोष्ठिका भी एक तरह से घन ही है। और हम सभी जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब। तो a क्यूब की जगह हम लोग r की वैल्यू रख देते हैं, 2r रखेंगे तो 2r के क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8r क्यूब। अब उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जो सरल एकक कोष्ठिका होती है उसमें परमाणुओं का जो योगदान होता है सिर्फ 1 होता है। भले 8 परमाणु होते हैं लेकिन योगदान 1 होता है। आपको नहीं पता तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि अध्यासित दिक् स्थान का आयतन, मतलब वो जो परमाणु एक है वो कितना स्थान घेरता है, कितना उसका आयतन होता है। तो परमाणु का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला होता है, किस चीज़ का फार्मूला है ये याद रखिएगा, ये परमाणु के आयतन का फार्मूला है। तो इस प्रकार से अगर हम सरल एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता को ज्ञात करें तो एक परमाणु का आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, और जो एकक कोष्ठिका का आयतन था वो था 8r क्यूब। अब इसको सॉल्व किए तो कैसे सॉल्व किए हमने ये भी देखा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर और नीचे दोनों r क्यूब है तो उन r क्यूब को एक दूसरे से कट कर दिया। फिर उसके बाद 4 को 8 से काट दिया, 2 आया, और ये जो 3 था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। तो इस तरह से ऊपर पाई बचा और नीचे 6 बचा और इंटू 100। तो पाई की वैल्यू मैंने बताया था 22/7 होता है। फिर 22/7 में 6 को और 22 को हम लोगों ने 2 से कट कर दिया, तो 22 को 2 से काटा 11 आया, और 6 को 2 से काटा 3 आया, और 11 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1100/21। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा आया 52.38। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो आया था 52.4%। तो इस प्रकार से जो सरल एकक कोष्ठिका है उसकी संकुलन क्षमता का आयतन था 52.4%। मतलब कि जो परमाणु हैं या अवयवी कण हैं कितना स्थान घेरते हैं किसी भी सरल एकक कोष्ठिका का, 52.4% स्थान घेरते हैं। और रिक्त स्थान कितना रहता है, तो मैंने बताया था कि 100 में से 52.4% को घटा दीजिए तो आ जाएगा 47.6% रिक्त स्थान। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।